तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस सेशन के साथ। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 7th लेक्चर हमारा ईएमटी का, राइट। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कंडक्टर्स देखा था, उसके बाद फिर हमने डायरेक्टर्स का कुछ पोर्शन कवर किया था, राइट। अभी डायरेक्टर्स का गाइस कुछ पोर्शन बचा, पहले तो हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट। और गाइस मैग्नेटोस्टैट हम कल ही स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो अभी सेशन के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा, मेनली फोकस रहने वाला डायरेक्टर के ऊपर, और उसके बाद फिर पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। और रात को फिर थोड़ा सा जो पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है आज का फ्लो, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैट हमारा कल हो रहा होगा 6 PM पर स्टार्ट, ठीक है। तो आप फिर शुरू करते हैं। वेद ना छोड़ दो, ज्यादा बेटर है, बाउंड्री वैल्यू वाली, ठीक है, कर लो तो ठीक है, ओके। तो आप फिर शुरू करते हैं। देखो ज्यादा मुश्किल काम है नहीं उसके अंदर भी, ठीक है। तुम्हारे पास एक जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ठीक है। या तो कैपेसिटर के केस में, मतलब या तो तुम्हारे पास सिलेंडर के केस में आ सकती है, या फिर स्फीयर के केस में आ सकती है ना। तो बस तुम्हारे पास लाप्लास का तुम्हें रेडियल कंपोनेंट पता होना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन ही तो करना है जस्ट। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही तो इसके अंदर क्या है, ओके नाइस। तो आप फिर शुरू करते हैं सेशन के साथ। तो गैस हम लास्ट क्लास के अंदर देख रहे थे डायरेक्ट्रिक। अब डायरेक्ट्रिक के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, देखो क्या हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी डायरेक्ट्रिक के अंदर, वो कैसी आई थी, वो आई थी Q डिवाइड बाय 4πε0, साथ में एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये थी मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्ट्रिक, राइट। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्ट्रिक। अब गाइस हम यहाँ पर एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आओ समझते हैं। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ओके, तो आओ गाइस समझते हैं कि हमारे पास क्या सी। बेसिकली गाइस मैं यहाँ पर डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास लॉज होते हैं डायरेक्ट्रिक केस में, मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। इसकी यहाँ पर जो फॉर्म एक हमने पढ़ी होती है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म्स में निकालने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हो कि डायरेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने की जगह पर तुमसे क्या पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ लिया जाए, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो आओ देखो गाइस, सबसे पहले हमने जो पहले पढ़ा है गॉस लॉ के अंदर, वो क्या था कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो मेरे पास क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, राइट। अभी 2 दिन पहले भी मैंने क्लास में डेरिवेशन करवा के दिखाई थी कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ना। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर रो है, ये क्या है, ये हमारे पास गैस एक्चुअल में है डेंसिटी। अब कौन सी डेंसिटी, यहाँ पर जो भी चार्ज मेरे पास है ना, ये उसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो अब हम तब डायरेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो दो टाइप के चार्जेस हैं होंगे, एक तो फ्री चार्जेस जैसे कि हमारे नॉर्मल पहले भी होते थे, और दूसरे आएंगे मेरे पास यहाँ पर बाउंड चार्जेस। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आएगा रो एफ, और एक आएगा मेरे पास रो बी, राइट। यानी कि बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस यहाँ पर क्या होंगे, दोनों के दोनों होंगे। वैसे यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका है, और ऐसे अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, तो वो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो यहाँ पर आएगा क्यू एफ प्लस में क्यू बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फॉर्म को तुम कभी भी चेंज करवा सकते हो, ये तुम्हारी डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर गॉस लॉ है, ये तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म के अंदर गॉस लॉ है, ठीक है। तो जस्ट ये चीजें और कुछ नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है, उसके ऊपर क्या लगा लोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन बढ़ोगे, और इस चार्ज को भी तुम वॉल्यूम इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज कराओगे, तो अपने पास ये वाला एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काट लेना दोनों तरफ, और अपने पास ये बच जाएगा। काटने का मतलब इन द सेंस ऐसा होता है कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो वो चीज, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ है, ये तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म में गॉस लॉ है ना। अब यहां पर हमने लास्ट क्लास में एक चीज और भी देखी थी कि जो मेरे पास रो बी होता है, वो क्या होता है, वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। ये चीज हमने देखी होती है ना। तो अब इसको यहां पर पुट करा लो, और फिर इसकी साइड चेंज करवा लो, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो एफ माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, और फिर इस डाइवर्जेंस को मैं कॉमन निकाल लूंगा। मेरे पास यहाँ पर आएगा ई वेक्टर प्लस में एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर साथ में पी वेक्टर, ऐसे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू रो एफ, ठीक है। तो अब जो ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर है प्लस में पी वेक्टर जो है, यही मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम कैपिटल डी के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके।
तो ये हमारे पास जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है किसके अंदर चेंज हुई, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। फायदा क्या है इस चीज का, फायदा ये है कि तब भी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डील करता हूं ना, तब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डील करता हूं तो मेरे को बाउंड चार्जेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर इनके सिस्टम ऐसा है जहां पर बाउंड चार्जेस निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं पता, तो उस केस में मैं क्या कर लूंगा, मैं ये वाली फॉर्म यूज कर लूंगा, डी वाली फॉर्म, और हमारे लिए जो कैलकुलेशंस रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, अब आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। रो एफ क्या यहाँ पर फ्री चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर था मेरे पास रो बी भी साथ में कि बाउंड चार्ज डेंसिटी, लेकिन इधर बाउंड चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो ये फायदा है इस वाली फॉर्म का। ठीक है, लिंक में करता हूं सेंड। कहां पर मांग रहे हैं भाई, कौन से ग्रुप में मांग रहे हैं, किसी भी तो ग्रुप में नहीं है मैसेज। तब वो तुम्हें बताती है, उसका फिर मेरे पास आता है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, जस्ट डाइवर्जेंस ऑफ डी निकाले, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। ठीक है, ओके नाइस। अब आगे की बात करेंगे। तो गाइस डिफरेंशियल फॉर्म और ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो। इंटीग्रल फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूं इंटीग्रल फॉर्म साथ में, तो ये हो जाएगा डी डॉट डी एस, इस तरह से ऐसे, इज इक्वल टू क्यू एफ। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्यू भी था, ये गायब हो जाएगा, जस्ट एक क्यू एफ बच जाएगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म में ये रहा और इंटीग्रल फॉर्म में ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर गॉस लॉ है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेंटिमेंट में जस्ट एक्सप्रेशन भी पूछ रखे होते हैं एग्जाम में। ठीक है, सीधा सीधा जस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे वही है ना कि 120 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो सीधा सीधा इस इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाइस एक चीज और मैं नोट कर लो, ओके। तो आओ गाइस देखो क्या सीन है, हमारे पास एक एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, इसी को मैंने क्या बोला है तुम्हारा, डी वेक्टर बोला है। अब पी वेक्टर को कल हमने एक चीज पढ़ा था, पी वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट काई यानी कि ससेप्टिबिलिटी, राइट, और साथ में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। कल देखा था ना पी वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, तो अपने पास यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, ई कॉमन निकला, बचा क्या, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, जो तुम बोलना चाहो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर साथ में ई इज इक्वल टू डी वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हो चुका है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन ई। ठीक है, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इन फॉर्म के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इन फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, डी आ चुका है, एप्सिलॉन ई, और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिंपल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, नोट कर लो। और कैसे इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद कर लेना, अगर इनकेस किसी को नहीं आती है ना, क्लास 12 के अंदर आ जाती है हालांकि ये। ठीक है, क्योंकि के की तो हमें वैल्यू याद होती है लेकिन इसकी याद नहीं रहती है, तो अगर लेट्स से अगर भूल भी जाओ ना कभी, लेट्स से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भूल भी जाओ, तो के से निकाले ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। के पता है ना क्या होता है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है यहाँ पर, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, राइट, अगर नहीं याद आती है तो इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। वैसे तो आगे शीट में गिवन होगा लेकिन क्लियर ऐसी वैल्यूज हैं कि याद होनी चाहिए, ये नहीं कि पेजेस वहां पर उधर जाने में टाइम वेस्ट करो, क्योंकि अगर वो पेज ओपन करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही ना, अगर वैल्यू याद है तो टाइम बचेगा, राइट। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होगी। अब गाइस देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में निकालेंगे एक आधे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैम पे क्वेश्चन है वाला, a unit cube made of dielectric material has polarization p vector is equal to this thing, the edge of the cube are parallel to the Cartesian axis, which one of the following statement are true? are true बोला गया, इनकी MSQ क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखो यार हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। द क्यूब कैरीज अ वॉल्यूम बाउंड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो यहाँ पर बोला गया है वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है, निकालना आता है ना। पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले डेंसिटी निकालोगे और फिर डेंसिटी को इंटीग्रेट करवा दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास निकाल लेंगे, तो वो बोल रखा है यहाँ पर 5 यूनिट, कर लेंगे चेक अभी। सेकंड ऑप्शन में क्या है, देयर इज अ चार्ज ऑफ 3 यूनिट्स ऑन द बोथ सरफेस पैरेलल टू द वाई जेड। तो गैस यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है कि जो मेरे पास ये वाई जेड सरफेस है ना, उसके पैरेलल में जो मेरे पास सरफेस है उनके ऊपर जो चार्जेस है वो 3 यूनिट्स का है। तो इसको कैसे निकालोगे, हम यहाँ पर सिग्मा को डील कर सकते हैं, है कि नहीं। हम यहाँ पर सिग्मा को डील कर सकते हैं। पहले हम सिग्मा निकाल लेंगे, सरफेस के ऊपर मेरा सिग्मा क्या है और वहां से फिर मैं चार्ज को फाइंड कर लूंगा। एग्री कर रहे हो, तो वो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, देयर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स ऑन बोथ द सरफेसेस पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। तो जो एक्सजेड प्लेन है, जो एक्सजेड प्लेन है वहां पर हमें चार्ज बताना कि 4 यूनिट्स का होगा, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन बी है वैसे ही ऑप्शन सी है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात की जाए, देयर इज अ नेट जीरो इंड्यूस चार्ज ऑन द क्यूब। अब यहाँ पर जो नेट चार्ज बोला गया है वो यहाँ पर जीरो बोला गया, तो ये तो स्टेटमेंट सीधी सीधी सॉरी नॉन जीरो बोल रखा है, तो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाएगी अपने पास ये, क्योंकि नेट जीरो आएगा तुम्हारा, क्या आएगा, नेट जीरो आएगा। फ्री चार्ज है नहीं, है ना, फ्री चार्ज है नहीं, और इंड्यूस का मैं यहाँ पर निकाला, सिर्फ इंड्यूस ही पूछा गया, ठीक है। तो जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो जीरो आएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना तो हमें कि हमारे पास जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज होता है और प्लस सरफेस बाउंड चार्ज होता है वो ऑलवेज जीरो आता है ना। तो यहाँ पर टोटली पूछा गया है कि नहीं, तो अपना डायरेक्टली ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है, तो इसको तो चेक करने की भी नीड नहीं है, इसके ऊपर तो तुम सीधा कट लगा सकते हो। बचे बाकी के 3 ऑप्शन, चेक करो फटाफट से निकालो, कर सकते हो, क्लास के अंदर किया हमने, ठीक है। टाइप तो डिस्कस कर ही ली थी, क्वेश्चन नहीं किया तो क्या होगा। सुना तुमने बीच में कॉल पिक किया था ना, ग्लिच हो गया होगा, मैं भी एक बार रिज्वाइन कर लो। आने स्टार्ट हो गया गाइस। तो अब देखो गाइस कैसे करना है, पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है ना, तो पहले तो क्या कर लोगे, डाइवर्जेंस निकाल लोगे, जिसको लग रहा है हो जाएगा करते रहना ट्राई, ठीक है, रुकना मत, मैं करवा रहा हूँ, अटके पड़े हो तो देख लेना। 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। तो हमें क्या निकालना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम वाली निकाल रहा हूँ पहले, तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ पी आएगा, तो डाइवर्जेंस निकालना आता है हमें, निकाल लेंगे, दोनों कांस्टेंट है ना तो जीरो आएगा, तो अगर ये जीरो है तो जो वॉल्यूम का आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया ना, ठीक है। रो भी तुम्हारे पास जीरो, इसकी वजह से जो तुम्हारे पास वॉल्यूम का जो चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज आएगा जो वॉल्यूम का, वो क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पहला पार्ट है जीरो, तो यहां पर दे रखा है 5, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी की बात की जाए, देयर इज अ नेट सॉरी देयर इज अ चार्ज ऑफ 3 मैग्नीट्यूड ऑन द बोथ सरफेसेस पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो अब देखो गाइस पैरेलल प्लेन कौन सा बोला है, वाईजेड बोला गया है, तो यहाँ पर जो एन कैप होगा वाईजेड प्लेन के वो कौन सा होगा, क्या वो एक्स होगा, एग्री करते हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इस तरह से वाईजेड प्लेन दे रखा है ये, ठीक है, ये क्या है, वाईजेड प्लेन है। तो जो अपने पास यहाँ पर एन कैप होगा, एक तो मेरे पास प्लस एक्स कैप होगा, और दो सरफेस होंगे ना मेरे पास ऐसे, एक सरफेस यहाँ पर भी होगा, लेट से ये सरफेस है मेरे पास, तो यहाँ का क्या होगा, माइनस एक्स कैप होगा, है कि नहीं। तो एक प्लस एक्स कैप एक माइनस एक्स कैप, तो लगा दो और लगा निकाल लो। तो अपने पास यहाँ पर जो सिग्मा भी होगा वो कैसे निकालोगे, पी वेक्टर साथ में डॉट एन कैप, एक बार प्लस एक्स कैप ले लो, एक बार माइनस एक्स कैप ले लो और निकाल लो। देखो अपने पास यहाँ पर था पी, इधर लिख रखा मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप, तो एक बार एक्स कैप करवाएंगे, तो अपने पास यहाँ पर इसको लिख देता हूं मैं प्लस वाला सरफेस, तो इसको मैंने ऐसे सिग्मा प्लस लगा लिया है, तो ये अपने पास आएगा 3, और ऐसे जो सिग्मा नेगेटिव है, सिग्मा नेगेटिव जो अपने पास है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा -3, एक के ऊपर प्लस चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू सेम है। क्या पूछा गया था, देयर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट ऑन बोथ द सरफेस, तो दोनों ही सरफेस के ऊपर 3 यूनिट का चार्ज बोल रखा है। साइड क्या दे रखी है इसकी, देखो
यूनिट क्यूब है ना, यानी कि उसकी जो साइड है वो क्या है, 1 है। एग्री करते हो भाई? ये तो अपने पास चार्ज डेंसिटी आई है ना, चार्ज भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो अपने पास आ गया 3। ऐसे सिग्मा नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, -3, साथ में 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, राइट। लेकिन इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो दोनों के ऊपर क्या है, वो 3 है। दोनों के ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो दे रखा था चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही 3 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या आ गया मेरा, यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऐसे ऑप्शन सी को डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स जेड प्लेन दे रखा है, एक्स जेड प्लेन। तो अगर एक्स जेड प्लेन दे रखा है तो एन कैप क्या हुआ, एक तो प्लस वाई कैप, एक माइनस जे कैप, है ना। तो अपने पास एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा है अगला, एक्स जेड प्लेन। तो जो एक्स जेड प्लेन होगा यहाँ पर जो एन कैप होंगे क्या होंगे, एक तो प्लस वाई कैप होगा और एक मेरे पास होगा माइनस वाई कैप, ऐसे, ठीक है। निकाल लो सिग्मा, इसके लिए सिग्मा भी क्या आएगी, सिग्मा प्लस वाई बोल देता हूं इसको, जस्ट प्लस, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये रहा अपने पास, तो 4 आएगा जस्ट। इसके बाद यहां से सिग्मा बी नेगेटिव, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और इधर अपने पास +4 था ना, तो अपने पास -4 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q प्लस, अपने पास जस्ट 4 इंटू में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, राइट। तो ये अपने पास हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्या है, 4 है, और यहाँ पर वही दे रखा है, देयर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट ऑन बोथ द सरफेस पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो ये ऑप्शन मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मेरे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये अपने पास यहाँ पर होगा, राइट, दैट्स इट। ऑप्शन बी एंड सी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए और डी मेरा यहाँ पर गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एमएसक्यू, राइट। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट चीज की तरफ। तो गाइस देखो अभी मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, लेट्स से गाइस मेरे पास ऐसे एक स्फीयर है, ठीक है। ये अपने पास है, यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया ऐसे क्यू, ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस रीजन 2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये गाइस जो ये पोर्शन है ना रीजन 2 वाला, ये डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, क्या ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। जो व्हाइट शेडेड रीजन है क्या है मेरे पास, एक डाइलेक्ट्रिक है, जिसका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है मेरे को एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये मेरे पास है, तो मेरे को भी क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एक काम करते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर निकाल लेते हैं। एक ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, इस पॉइंट को दे दिया मैंने Q, इस पॉइंट को दे दिया मैंने R, ठीक है, PQR। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करता हूं, तो जस्ट क्या चार्ज है ना यहाँ पर, है ना। तो चार्ज फिर से यहाँ पर डायरेक्टली क्या आएगी, KQ/R², ठीक है। K को यार 1/4 लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, डायलेक्ट्रिक है ना, डायलेक्ट्रिक में ये वाली फॉर्म ज्यादा बेटर रहती है लिखनी, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया EP = Q/4πε0R²। ऐसे ही अगर मैं क्या डिफाइन करना चाहूं, ER इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, पहले Q डिफाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो कल क्या कहा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएगा तो क्या चला जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा Q डिवाइड बाय 4πε0 एप्सिलॉन आर साथ में R²। गाइस एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, इस वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर सिमेट्रिक ना होता तो फिर नहीं होती चीजें, राइट। यहाँ पर अपने पास सिमेट्रिक है, इस वजह से हम यहाँ पर ऐसा कर पा रहे हैं, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग भी होता तो चलता, लेट्स से कि अगर ऊपर नीचे होता ना ऐसे, मान लो कि नीचे वाले में अलग डाइलेक्ट्रिक होता, ऊपर वाले में अलग डाइलेक्ट्रिक होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर चेंज होता है। लेकिन सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी रहती है, थोड़ी देर में डिस्कस भी कर दूंगा उस केस को कि कैसे होगा, कि ऊपर वाले में अलग डाइलेक्ट्रिक, नीचे वाले में अलग डाइलेक्ट्रिक, हल्का सा वेट कर लो उसके, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q है इस वाले केस के लिए, तो मेरे पास क्या पूरे के पूरे के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन आर का। ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R होगी, ये अपने पास क्या होगी, अगेन वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फ्री स्पेस आ गया, तो अपने पास वहां पर क्या आएगा, Q/4πε0R²। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर होंगी। और कैसे R जो है ना वो डिस्टेंस है, अगर मैं P पॉइंट का निकल रहा हूं तो यहाँ का ये डिस्टेंस R, Q का कर रहा हूं तो ये R है,
और कैपिटल आर की कर रहा हूं तो ये वाला आर है, ठीक है। तो आर जस्ट इन बी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है इस सेंटर से, ऐसे ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। स्मॉल आर, आधों को इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो आर जस्ट मेरा डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट तक का, ओके। तो ये लिखिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन की बात करोगे तो सारी आर कैप आएंगी, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, तो रेडियली आउटवर्ड ही तो जाएगी, एग्री करते हो। तो ये अपने पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए डी की, और गैस एक बात, एक काम और करता हूं, डी के ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज और करना चाहता हूं। देखो, एक तो ई क्यू को निकालेगा तुम्हारा ये तरीका कि तुम डायरेक्टली यहां पर एप्सिलॉन आर लगा दो, क्या लगा दो, सीधा सीधा एप्सिलॉन आर लगा दो नीचे। एक दूसरा तरीका भी है तुम्हारे पास, और वो क्या है कि तुम यहां पर दोनों चार्जेस को कंसिडर करो, फ्री चार्जेस प्लस में बाउंड चार्जेस। क्योंकि भाई देखो, जो तरीका कहता है वो तो यही कहेगा ना, अगर तुम गोसो लगाते हो तो वो तो यही कहेगा कि तुम ऐसे करो कि जितने भी तुम्हारे पास चार्जेस एंक्लोज्ड है, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जो ये वाला सरफेस है अंदर वाला, क्या यहाँ पर बाउंड चार्जेस आएंगे, एग्री करते हो। कल डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू भी निकाली थी हमने कि वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाउंड चार्जेस मेरे पास यहाँ पर आएंगे निकल करके, राइट। तो अपने पास तो अपने पास यहाँ पर फ्री चार्ज भी होगा, बाउंड चार्ज भी होगा। अगर मैं यहाँ पर गोशन सरफेस ऐसे बनाता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे गोशन सरफेस बनाता हूं तो बाउंड चार्ज भी होगा और फ्री चार्ज भी होगा, राइट। और ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर ना बाउंड चार्ज के ऊपर वैल्यू पुट कराओ, ठीक है। क्या करवाओ, बाउंड चार्ज के यहाँ पर वैल्यू पुट कराओ। बाउंड चार्ज याद करो, अंदर वाले सरफेस के ऊपर क्या था, अगर अंदर वाले सरफेस के ऊपर देखते हो गाइस, उसकी वैल्यू थी तुम्हारे पास 1/εr। पेजेस टर्न कर लो, कल वाली क्लास से मिल जाएगा, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर ये रिजल्ट मैंने लिखवाया था, ठीक है, हमने निकाला था इनफैक्ट ये, ठीक है। तो ये अपने पास था Q 1/εr -1, है ना। तो अब इसको यहां पर पुट करो, Q 1/εr -1 प्लस में QB, सॉरी मैंने पहले QB लिख दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर Q प्लस ऐसे लगा, ठीक है, 4/εr², ठीक है। तो अब ये जो है -1 वो इस Q को काट देगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, Q डिवाइड बाय 4/εr²। क्या यही रिजल्ट आ गया, राइट। तो चाहे से तो ऐसा निकाल लो कि डायरेक्टली फ्री चार्ज लो और डिवाइड बाय यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स्ट्रा करवा लो, या फिर फ्री चार्ज प्लस बाउंड चार्ज लो और फिर यहाँ पर बाउंड चार्ज की वैल्यू को पुट कराओ, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो तरीके करने के, ऐसे जाना चाहो ऐसे चले जाओ, ये हमने क्लास 12 के अंदर भी देखा होता है। ये वाली चीज जो है ये भी हमने बीएससी के अंदर देखी होती है, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर हमने बाउंड चार्जेस की बात नहीं की होती है, वहां पर हम डायरेक्टली जस्ट डिवाइड बाय एप्सिलॉन लगा देते थे, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, नाइस। अब देखो आगे की बात, अगली जो चीज है मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अगर गाइस मैं बात करता हूं इस पॉइंट के ऊपर डीपी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट पॉइंट पी, ठीक है, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा आएगा। देखो गाइस, अगर ना डायरेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है तो जो डी है और जो ई है वो मेरे पास बराबर ही होगा। क्यों होगा, पीछे एक बार एक्सप्रेशन देखो, ये वाला जो ये वाला एक्सप्रेशन था वो क्या कह रहा है, इस वाले को देखो, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन, पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। तो अगर तुम्हारे पास मीडियम ही नहीं है, मतलब डायलेक्ट्रिक नहीं है तुम्हारे पास, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, एयर है तुम्हारे पास जस्ट, राइट। तो अपने पास यहाँ पे जस्ट एप्सिलॉन नॉट ई आएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो D है ना वो क्या जस्ट एप्सिलॉन नॉट ई ही है, राइट। तो उसके अंदर यहाँ पर कुछ अलग नहीं आ रहा है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो आएगा वो कैसा आएगा, देखो अपने पास फिर यहाँ पर जो D बन जाएगा क्या बनेगा, Q डिवाइड बाय 4πr²। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर D बना है। ऐसे ही इधर की बात की जाए, D एट पॉइंट Q, अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 4πr²। अब इस चीज को समझना है, यहाँ पर जो D है इसके अंदर हमारे पास जो था वो क्या था, E इज इक्वल टू डी था, मतलब D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E था, ऐसे है कि नहीं। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, D निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके साथ डिवाइड करवा दोगे, है नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करवा दोगे, एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर तुम यहाँ पर एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये टर्म्स कट जाएगी और Q डिवाइड बाय 4πr² बच जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर DQ आ गया। ऐसे यहाँ पर जो है ये वाला DR, तो DR अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो Q डिवाइड बाय 4πr²। तो अपने पास ये ऐसा ही आ रहा है, इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से आया हुआ, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या, तीनों की तीनों यहाँ पर सेम है कि नहीं, तीनों की तीनों एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या हमारे सेम है। इसमें इंड्यूस चार्ज नहीं लिखा आपने,
लिखा ना यहाँ पर इंड्यूस चार्ज, ये वाला लिखा ना इधर, इस वाली फॉर्म में नहीं लिखा जाता अगर एप्सिलॉन तुम लगा रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नीचे एप्सिलॉन यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पर बाउंड चार्ज लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो जस्ट ये फर्क है दोनों का। अगर यहाँ पर तुमने कर ली, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी कैलकुलेशन से आएगा ना वो यही आएगा निकल के, जैसे यहाँ से निकल के आया ये वाला। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म के अंदर यूज करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्टली नीचे एप्सिलॉन यूज कर रहे हो तो फिर उसमें बाउंड चार्ज को लेने की नीड नहीं है। ओके, तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ओके नाइस। अब अगर तुम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, अगर तुम इसका ग्राफ बनाते हो, क्या वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है? अगर तुम डी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे, क्या वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है तुम्हारा? भाई 1/r स्क्वायर है ना हर जगह, है कि नहीं? तो अपने पास वो ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो लास्ट क्लास में बनाया था हम लोगों ने, क्या आया था? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था ना। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है ना, लास्ट क्लास में पेजेस टर्न करो पीछे मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ नहीं देखा था हमने? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ होगा। ये अंदर वाला R1 होगा यहाँ पर, और ये बाहर। ठीक है, R1 R2, ये R1 है, ये यहां से लेकर यहां तक R2। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारे पास है यहाँ पर इस केस के। तो आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। अभी अगली चीज करते हैं गाइस हम लोग, और जो नेक्स्ट चीज अभी हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का केस देखने वाले हैं अभी। ठीक है, क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का केस डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम इंटरफेस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे कि कब हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस होता है, कब हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे कि अब हमने यहाँ पर देखा ना, इधर मेरे पास यहाँ पर जो डी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आया इस बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो ऐसे हम इंटरफेस के अंदर अच्छे से इस चीज को बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का केस डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर इस चीज के ऊपर आने वाले। ठीक है, तो आओ देखो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। और यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के ऊपर गाइस 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा ये। ठीक है, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। तो अब देखो गाइस यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है। हमारे पास लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं z डायरेक्शन में पोलराइजेशन मान लेता हूं। लेट से अपने पास ये चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का केस होगा, राइट। तो ये अपने पास है यहाँ पर। अब देखो आगे की चीज, लेट से z डायरेक्शन जो मेरे पास है वो ये वाली डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, पोलराइजेशन है इस डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास इसके सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा, सिग्मा भी। ठीक है, जो मेरे पास स्फीयर है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पर डिस्कस करनी है, राइट। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ठीक है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो सिग्मा निकालते हो, कैसे निकालते हैं हम, पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप। यही तरीका होता है हमारा सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने का, राइट। अब देखो ये जेड कैप में है और एन कैप, ये क्या स्फीयर है, क्या ये मेरे पास एक स्फीयर है। तो स्फीयर तो यार हर एक रैंडम डायरेक्शन में जाता है, ऐसे आर कैप है कि नहीं, है इस ऐसे जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट में आर कैप ऐसे। ओके, अब पी वेक्टर क्या है, पी नॉट जेड कैप है, तो इसको तुम कार्टेशियन लिख रहे हो तो आर कैप को भी कार्टेशियन में चेंज करवा लो। तो कार्टेशियन में अपने पास क्या होता है, आर कैप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग अब लिख लो यहाँ पर आर कैप क्या होता है। तो ये होता है मेरे पास साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में साइन थीटा साइन फाई जे कैप, साथ में क्या आएगा कोस थीटा के कैप, यही होता है कि नहीं। तो अपने पास ये वाला इसके साथ डॉट डॉट देके नॉन जीरो रिजल्ट देगा, इसके साथ जीरो देगा, इसके साथ जीरो देगा। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा पी नोट, साथ में आएगा कोस थीटा, साथ में आएगा के कैप। ये क्या अपने पास यहाँ पर सिग्मा भी है, यानी कि सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी ये रही। ठीक है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी ये रही। अब देखो आगे की बात,
यहां पर गैस पोलराइजेशन जो है, डेफिनेशन याद करो इसकी एक बार। डेफिनेशन क्या थी? डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड स्मॉल p डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये डेफिनेशन होती है पोलराइजेशन की, राइट। डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तुम यहां से क्या निकालना चाहते हो, डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? पोलराइजेशन वेक्टर साथ में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा लोगे ऐसे, ठीक है। और अगर लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से ऐसे इंटीग्रेशन, तो ये अपने पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी डायपोल मोमेंट आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर पी मेरे पास कांस्टेंट वेक्टर है, तो डायरेक्टली मैं जस्ट पी इंटू वॉल्यूम भी करा सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या आ जाएगी, पोलराइजेशन वेक्टर इंटू में 4 पाई/3 r³ आ जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। तो ये अपने पास चीज है। अब अगर गैस मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, या फिर मेरे को पोटेंशियल निकालना हो, अगर इनमें से मेरे को यहाँ पर कुछ निकालना होगा ना, तो मैं इसको एज अ डायपोल कंसिडर करूंगा। क्या करूंगा? एज अ डायपोल कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसको सीधा सीधा मैं एज अ डायपोल कंसिडर करूंगा, और फिर मैं यहां से क्या कर लूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। लेकिन ये जो रिजल्ट्स होंगे वो तुम्हारे आउटसाइड के लिए होंगे, ठीक है। इनसाइड के लिए भी देखते हैं कि इनसाइड के लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। एक बार पहले मैं आउटसाइड की बात कर लेता हूं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, उसका फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास? Kp/r³, साथ में 2 cos थीटा, साथ में r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ये तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। जोन सा तुम्हें अच्छा लगता है यूज करना, उसके साथ तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के ऊपर ऐसे। सॉरी। ऐसे ही अगर मेरे को पोटेंशियल डिफाइन करना है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो वो अपने पास क्या आएगा, Kp/r² आएगा। या फिर इसको लिख सकते हो के साथ में p वेक्टर डॉट में r कैप, साथ गैस कोस थीटा भी आएगा यहाँ पर, Kp वेक्टर डॉट r कैप डिवाइड बाय साथ में r², ठीक है। तो ये अपने पास तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो Kp कोस थीटा डिवाइड बाय r², या फिर Kp वेक्टर डॉट r कैप डिवाइड बाय r²। तो ये अपने पास क्या होगा, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल हो जाएगा। वैसे जो मेरे पास पोलराइज स्फीयर है, इसको मैं एज अ डायपोल ले रहा हूँ, कि मेरे पास यहाँ पर क्या डायपोल है, क्योंकि यहाँ से तुम डायपोल मोमेंट इसको निकाल सकते हो ना, और फिर तुम इसको मान सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जस्ट ये एक डायपोल रखा है सम पी का। तो ये वाली चीज और जो स्फीयर वाली चीज है वो सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर दे रही होगी, ठीक है। तो जस्ट ये हम यहाँ पर कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, और ये ई आउट और ये वी आउट, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के ऊपर अभी देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो नोट कर लो इतना, फिर इनसाइड पॉइंट के लिए बात करते हैं। डी आर वाले में एप्सिलॉन आएगा मतलब? डॉट प्रोडक्ट में के कैप से के कैप 1 हो जाएगा ना, के कैप डॉट के कैप। इसमें क्या कह रहे हो? डी आर वाले में एप्सिलॉन आएगा। तुम एक्सप्रेशन में कह रहे हो ये आएगा क्या? देखो अपने पास यहां पर क्या था, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को देखो एक बार इधर, अपने पास यहां पर जो एप्सिलॉन ई है, अगर हम इसको यहाँ पर एप्सिलॉन को ये डिफाइन कर रहे हैं तो नहीं आएगा। अगर मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट आर कह रहा हूँ, लेकिन अगर इसको डेफिनेशन बदल लोगे तो आ जाएगा फिर, या अगर तुम एप्सिलॉन को सिर्फ एप्सिलॉन कह लो तो फिर आ जाएगा। क्वेश्चन में मतलब समझा नहीं, इसकी पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे तो डी, एक मिनट रुको, समझ नहीं पा रहा तुम किस पॉइंट के ऊपर कह रहे हो। पॉइंट आर में स्लाइड 7 ही है ये वाली। अच्छा, ये पहली बात यहाँ पर आएगा ही नहीं ये वाला, ठीक है, जस्ट ये ऐसे है, राइट, यही कह रहे थे क्या? ओके, वो आगे की बात करते हैं फिर। तो गैस हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, ये हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल आ चुका है, राइट। अभी क्या करना का लगा, आओ देखते हैं। अभी मैं इनसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं, तो देखो उसको कैसे करेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ पर इस वाली चीज का यूज करने वाला हूँ, सिग्मा बी का। सिग्मा बी देखो क्या है, पी नॉट कोसिटा के कैप है। देखो ये मेरे पास स्फीयर रहा, ठीक है, कोस थीटा। अगर मेरे पास लेट से ये वाली एक्स डायरेक्शन है ऐसे, ये मान लो कि एक्स कैप यहाँ पर है और जेड कैप लेट से इधर थी ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया, राइट। अभी अभी यहां पर अपने पास ये प्लस होगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर थीटा जीरो होता है, अगर थीटा जीरो होता है तो अपने पास वो 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट। फिर ऊपर जाएगा तो वैल्यू उसकी घटती जाएगी और इधर आकर क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कोस 90 जीरो होता है ना, और ऐसे तब नेगेटिव तरफ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर भी कोस हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कम डेंसिटी हो जाएगी। इधर ज्यादा डेंस होगा, राइट, इधर आते आते थोड़ा कम हो जाएगा डेंस, राइट। इसके बाद थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से ऐसे, यहाँ पर डेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस पाई -1 होता है, कोस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर डेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर ज्यादा डेंसिटी होगी, इधर ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बन रहा होगा, और पोलराइजेशन थी ऊपर की तरफ ऐसे, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर बनेगा ऐसे, राइट, पी नॉट कोस थीटा। एक मिनट गाइस, सॉरी, माय बैड, जेड कैप डायरेक्शन से मेजर हो रहा था ना एंगल, तो ठीक है, मैं पोलर में चला गया, राइट। हमारा जो जेड होता है कहाँ से मेजर होता है, हमारा होता है इधर से मेजर, राइट। तो अपने पास ऐसे आएगा फिर, राइट, ओके। और यहाँ पर मान लो कि अपने पास एक्स डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इधर जेड कैप, इधर एक्स कैप, जो हमारा थीटा होता है वो कहाँ से मेजर होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो होता है हमारे पास मेजर तुम्हारा जेड से। तो यहाँ पर कोस थीटा जो होगा, एंगल जो थीटा है वो जेड एक्सिस से होगा, तो यहाँ पर जेड कैप आएगा, ओके। अभी ये मेरे पास यहाँ पर बना है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, और अंदर कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो अपने पास क्या इस सिस्टम को मैं इस सिस्टम के इक्विवेलेंट कह सकता हूं जो मैं बनाने वाला हूं, देखो क्या बना रहा हूं। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम अगर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो, है ना। अब ये मैं इसको कैसे ले रहा हूं, मैंने लिया यहाँ पर दो स्फीयर, क्या लिया मैंने यहाँ पर इसका दो स्फीयर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का। इधर पॉजिटिव चार्ज वाला है, इधर नेगेटिव चार्ज वाला है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिया, और इनको मैंने क्या करा दिया, मैंने बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप करवा रखा है, हल्का सा इसको बाहर निकाल रखा है, हल्का सा इस तरफ से बाहर निकाल रखा है। तो इधर एक नेगेटिव चार्ज वाला है, इधर पॉजिटिव चार्ज वाला है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ गैस, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डेंसिटी के मैंने स्फीयर माने थे दो, ठीक है, दोनों कांस्टेंट डेंसिटी के। इधर चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर चार्ज कम होगा क्योंकि ऊपर मोटाई कम है, राइट। और यहाँ पर अपने पास ऐसे था, इधर चार्ज ज्यादा था, इधर चार्ज कम था, तो वही वाला केस यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो अब मैं इसको ऐसा क्या देख रहा हूं, बीच में कैविटी है, इनसाइड पॉइंट की अगर तुम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो तो तुम ये कह सकते हो ना कि कैविटी के अंदर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज और फिर माइनस करा दो जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड आ रही है, दैट्स इट। मेरे अपने पास दो है ना, पहले भी किया है ना हमने ऐसे कि अगर एक पोर्शन बीच में से गायब हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो सेम वैसे यहाँ पर हम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास होगी इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर वो होगी ई नेट इज इक्वल टू, जो पॉजिटिव की वजह से आएगी और जो नेगेटिव की वजह से आएगी ऐसे, ठीक है। दोनों को मैं क्या करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा ऐसे,
जो पॉजिटिव की वजह से आएगी और जो नेगेटिव की वजह से आएगी, दोनों को क्या करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, के क्यू, एक काम करो डायरेक्टली रिजल्ट यूज करो ना, जो तुमने पहले से पता होते हैं वैसे चीज को समझना। ये जो मैंने इनसाइड पॉइंट यहाँ पर कैविटी लिया है, उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होगा, नेगेटिव स्फीयर के भी अंदर होगा। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है फॉर्मूला, राइट। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट यूज करूंगा ऐसे। तो लेट्स से इनके सेंटर्स डिफाइन कर देता हूं। नेगेटिव चार्ज वाले का सेंटर ये रहा, पॉजिटिव चार्ज वाले का सेंटर ये रहा, लेट्स से, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले का सेंटर है, ये नेगेटिव वाले का है। इनके बीच में लेट्स से यहां से यहां तक का अपने पास डी वेक्टर है ऐसे। ये डी वेक्टर मैंने डिफाइन किया है ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके। अब यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूं R1 वेक्टर, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं R2 वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब पॉजिटिव की वजह से क्या R2 वेक्टर आएगा, तो यहां पर R2 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाएगा। फिर अपने पास आएगा प्लस साइन, फिर रो नेगेटिव है इसका, तो रो R1 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो चीजें कॉमन है बाहर निकाल लो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, साथ में आएगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ठीक है। अब R2 माइनस R1 क्या होगा, निकाल लो यहां से, देखो ट्रायंगल लगाओ। ट्रायंगल क्या कह रहा है, अपने पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, ये वाला R1 वेक्टर रहा, ये R2 वेक्टर रहा और यहाँ पर D वेक्टर रहा। तो यहाँ पर है D वेक्टर प्लस में R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, इस तरह से। तो यहाँ से R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, क्या है, माइनस D वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट करवा लो, तो अपने पास आ जाएगा रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, साथ ही माइनस D वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो अपने पास है रो साथ ही माइनस D वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ओके। तो नोट करो एक बार इसको, और इसकी मैं फिर यहाँ पर फॉर्म चेंज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं अभी ना पोलराइजेशन की टर्म्स में लेके जाने वाला हूँ, पोलराइजेशन वेक्टर की टर्म्स में, ठीक है, इधर से। कर लिया, चले आगे। जस्ट वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे एंड दैट्स इट, अपना काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पोलराइजेशन वेक्टर की फॉर्म में चेंज करवाने वाला हूँ अभी। कहाँ पर के कैप नहीं होगा, ओह सॉरी, माय बैड, ठीक है। के कैप डॉट के कैप वो वन होगा। आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। अब जस्ट क्या करूंगा, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूंगा एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इसके साथ में वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वॉल्यूम के साथ डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ में मेरे पास यहाँ पर डी वेक्टर है। तब मेरे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती क्या बन जाएगा, क्या चार्ज बन जाएगा, तो चार्ज आ गया, चार्ज इंटू में डी वेक्टर, ठीक है। भाई देखो क्या सीन है, एक अपने पास नेगेटिव चार्ज है, एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, डी वेक्टर ऐसे था ये, ठीक है। क्या दे रहा है, दो चार्जेस बीच में उनके सेपरेशन, डायपोल मोमेंट नहीं होता क्या है? तो यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज और साथ में डी वेक्टर, ये क्या देगा मेरे को, डायपोल मोमेंट दे देगा, क्या दे देगा, डायपोल मोमेंट, राइट। और नीचे क्या है, 3 एप्सिलॉन नॉट है, साथ में वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो अब ये ऊपर डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और साथ में 3 एप्सिलॉन नॉट है ये। तो ये बन जाएगा कैपिटल पी यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर। ऐसे काम करो, स्मॉल पी को ऐसे बना लो, ठीक है। ये जो ये वाला पी है, ये डायपोल मोमेंट है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। और ये कैपिटल पी क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे अपने पास ये, तो अपने पास पी वेक्टर आएगा डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा ऐसे, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। तो ये गाइस एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद रखना माइंड में, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मतलब इनसाइड अ यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक हमारे पास फील्ड ये होगी, ठीक है, अगर स्फेरिकल है तो, ठीक है। तो पी वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो विद नेगेटिव साइन भी आएगा गाइस, नेगेटिव साइन क्यों आएगा देखो, क्योंकि डी वेक्टर तुमने ऐसे डिफाइन किया है ना,
डी वेक्टर तुमने ऐसे डिफाइन किया और जिसकी पोलराइजेशन आएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। एक मिनट रुकना, देखो जो अपने पास यहाँ पर एक मिनट गाइस, पीछे देखो एक बार, इधर आओ, यहाँ पर माइनस डी साइन था ये, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा ऐसे और ये नेगेटिव रहेगा अपने पास ऐसे। अब जो डायपोल मोमेंट है वो तो डी की डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो हमारे पास उससे क्या होगी, नेगेटिव। पोलराइजेशन वेक्टर अपने पास पॉजिटिव। ओके सही है, जो भी है, तो अपने पास यहाँ पर माइनस साइन आएगा और फिर ये वाला माइनस साइन यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा ऐसे और ये इधर आ जाएगा अपने पास ऐसे, ठीक है। तो ये चीज अपने पास यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और जो यहाँ पर P है, जो डायपोल वेक्टर है तुम्हारे पास, डायपोल मोमेंट वेक्टर, और जो मेरे पास D है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। मतलब गाइस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन डी वेक्टर ऐसे किया था, अगर तुम इसको ऐसे करते ना डिफाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव डिफाइन करते, तो फिर वो तुम्हारे पास अगेन अलग चीज हो जाती है, राइट। यहाँ पर भी जो है वो क्या है, पैरेलल में है, लेकिन अगर तुम उससे अपोजिट में चूज करते तो एंटी पैरेलल में आ जाता। तो चूज करने के ऊपर है कि तुम कैसे चूज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर तुम उसको रट लोगे। तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि किसकी क्या है, राइट। अगर तुम यहाँ पर देखो अपने पास ये ऐसे है डी वेक्टर, ठीक है, अपने पास ये ऐसे है डी वेक्टर, इस चीज को यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, कि तुम्हारे पास कैसे है। तो यहाँ पर डी वेक्टर जो है और जो पी वेक्टर तुम्हारे पास वो क्या है, पैरेलल है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे पी वेक्टर जो है और साथ में डी वेक्टर जो है तुम्हारे पास पैरेलल है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना पी, और डी वेक्टर भी तुम्हारा इधर कोई है, तो अपने पास ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। आई होप कि यहाँ पर जो चीजें होंगी वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो अपोजिट आई है तुम्हारे पास उससे, ठीक है। तुम्हारी डायपोल मोमेंट से जो उससे अपोजिट आई है, तुम्हारी पोलराइजेशन वेक्टर से भी अपोजिट आई है। तो यहाँ पर इसको लिख लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या एंटी पैरेलल है। लास्ट में लिख देता हूँ इधर, जितने भी तुम्हारे पास चीजें है ना उनके सभी के एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक टू डायपोल मोमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर एंड डी का मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जो जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है ना फिगर के अंदर डी, तो उससे भी एंटी पैरेलल है। लेकिन डी का यार हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। हो सकता है कि तुम ऐसे लेते डी को, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तो फ्रीडम है, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे ले रहे हो, राइट। तो डी का वो हमारी चॉइस के ऊपर हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर जो केस बना हुआ है, यहाँ पर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की एंटी पैरेलल होगी और पी वेक्टर की भी एंटी पैरेलल होगी। तो ये चीज भी यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। हो सकता है कि इसी पॉइंट के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर ऐसे, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। तो ई नेट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, ओके। अभी आते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर इसके, राइट, कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर पूछे गए हमसे पहले। तो देखो गाइस पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर अ स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन इफ द पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन दे रखी है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन दे रखी है, ध्यान देना इसके ऊपर। उसके बाद क्या दे रखा है, देन द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की बात की जा रही है, कांस्टेंट है ना, इसका डाइवर्जेंस निकालो। क्या हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 आ जाएगी, है कि नहीं। तो अपने पास ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि 0 आ रही है ना। डाइवर्जेंस ऑफ पी निकालोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा ना भाई, है ना। तो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी सीधा सीधा, राइट। इसके बाद ऑप्शन बी, द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0 एट पॉइंट। वैसे एक सम पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पर, ये इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो देखो हमारे पास क्या होता था, बाउंड चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए सरफेस की, तो जो सिग्मा भी होता था वो निकलता था कैसे, पी वेक्टर डॉट में एन कैप, है ना। अब पॉइंट देखो 0 0 ए, यानी कि जेड डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एन कैप है वो जेड डायरेक्शन में है ना, एन कैप जो है वो कहां पर है, जेड डायरेक्शन में। तो अगर तुम यहाँ पर निकालते हो सिग्मा बी एट पॉइंट 0 0 ए, तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट में जेड कैप, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि पी कैप कहां पर है, एक्स डायरेक्शन में है ना, राइट। तो एक्स कैप डॉट जेड कैप कराओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब ये बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो क्या होगी, 0 होगी। अभी ये जो एक्सप्रेशन यहां पर निकाला, पहले तो ये देखो क्या ये किसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है क्या ये, नहीं ना। तुम्हारा ये R1 और R2 के ऊपर डिपेंड नहीं किया भाई। एक बार इधर देखो एक्सप्रेशन में, तुमने यहाँ पर R1 R2 माना था, लेकिन तुम्हारा पिक्चर से R1 R2 हट ही गया, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि तुम कौन से पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, इसके 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 ऊपर निकाल रहे हो।
इट डजेंट मैटर, हर एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास सेम वैल्यू आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो है ये माइनस पी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चाहे इसको यहाँ पर लिख भी लेना कि ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस होगी ना डाइलेक्ट्रिक के, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी वैल्यू ये रही। पोलराइजेशन वेक्टर के एंटी पैरेलल होगी लेकिन होगी वो यूनिफॉर्म। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर की एंटी पैरेलल और होगी वो यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, राइट, चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन भी एंटी पैरेलल है पी वेक्टर के, तो दोनों चीजें यहां पर हमारी क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। इसी वजह से हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड, राइट। और यहां पर बोल रहा है जीरो, तो जीरो तो नहीं है ना भैया अपने पास, है ना, जीरो तो नहीं है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। और वैल्यू क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी की बात की जाए, द साइन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स, सॉरी, द साइन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस ओवर द सरफेस। तो यहां पर बोल रहा है कि जो साइन है ना वो हमारा चेंज हो रहा है सरफेस के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है किसका, चार्ज डेंसिटी का, वो हमारे पास क्या था, सिग्मा नॉट कोस थीटा था, है ना। तो अगर ऐसे तुम एक्स डायरेक्शन के अलोंग से थीटा डिफाइन करोगे तो वो सिग्मा नॉट कोस थीटा हो जाएगा। और अगर तुम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले के अकॉर्डिंगली जाना चाहते हो तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा चार्ज डेंसिटी का, फिर वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई आ जाएगा, राइट। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यार जनरली ना ऐसे कर लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में तुम्हें दे रखा है ना, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर एक्स कैप डायरेक्शन दे रखी है, तो इससे तुम थीटा को मेजर कर लो। जैसे कि मतलब काइंड ऑफ ऐसे मान सकते हो कि जिस भी डायरेक्शन में तुम्हें पोलराइजेशन वेक्टर दे दिया उसको जेड डायरेक्शन ले लो, सीधा सीधा, समझ रहे हो, मतलब थीटा को उस डायरेक्शन से तुम्हें मेजर करना है। भाई डायरेक्शन की जो चॉइस है वो तो हमारे हाथ में है ना, इन्होंने एक बार सिस्टम डिफाइन कर दिया, उसके आगे मैं एक्स वाई जेड तो अपनी मर्जी से ले सकता हूं ना, एग्री कर रहे हो। मैं जो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन दे रखी है मैं उसको बोलूंगा कि जेड डायरेक्शन है मेरी, ठीक है, मेरा मन है कहने का, तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो मैं इस एक्स डायरेक्शन में क्या कहूंगा कि जेड डायरेक्शन है मेरी, और मैं एक्स डायरेक्शन में दूसरे प्लेन के ऊपर ले जाऊंगा। इसको समझना, ये मेरे पास यहाँ पर प्लेन है, अभी मेरे को बोल रखा है कि एक्स कैप डायरेक्शन ये है, लेट्स से ऐसे पोलराइजेशन वेक्टर मेरे को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और ये लेट्स से एक्स डायरेक्शन है। अब मेरा मन है ना कि मैं इसको एक्स लेना चाहूँ कि जेड डील करना चाहूँ, मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास सिविल डायरेक्शन अब एक्स नहीं है, मैं इसको डिफाइन कर लूँ कि जेड डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर सिग्मा भी कह सकते हो डायरेक्टली सीधा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास पी नोट कोस थीटा हो जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है। और अगर इसको तुम एक्स कैप डायरेक्शन ही रखना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम इसको एक्स कैप डायरेक्शन ही रखना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास जो सिग्मा भी होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आएगा, साइन थीटा आएगा और साथ में कोस फाई आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा 0 से पाई जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन कोस फाई की अगर बात करो तो 0 से 2 पाई जाएगा ना, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर साइन चेंज करेगा, है कि नहीं। अपने पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, है ना, पॉजिटिव भी आएंगी वैल्यूज, नेगेटिव भी आएंगी, तो यहाँ से भी हो रही है वो चीज। और अगर इधर से देखो तो इधर से भी दिखाई दे रहा है, 0 से थीटा लेके जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी प्लस नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, इधर भी प्लस नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो कैसे ही कर लो, तुम्हारा मन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो है ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी डी अपने पास यहाँ पर क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, दैट्स ऑल, कर लो नोट। तो ये था यहां पर क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जिस डायरेक्शन में तुम्हें दे रखा हो ना उसमें जेड कैप डायरेक्शन मान लेना, और फिर जो रिजल्ट्स तुम्हें पता है जेड कैप डायरेक्शन वाले सीधा सीधा लगा लेना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ए बी डी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और सी यहाँ पर क्या हमारा इनकरेक्ट। ये था गाइस हमारा जैम का ही क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस हमारा इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, A dielectric sphere of radius r has constant polarization p naught z cap, तो p naught z cap दे रखा है इस बार, so that the field inside the sphere is E in is equal to this thing। क्या ये वही एक्सप्रेशन जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला, p naught डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो सकता है कि गिवन भी हो सकता है कि ना भी गिवन होता है यहाँ पर, तो अगर नहीं गिवन होता तो ये चीज पता होती तो ज्यादा बेटर था, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से मैं बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है कि बाउंड चार्ज डेंसिटी जो होगी वो पी नॉट कोस थीटा होगी, बिल्कुल सही बात है, टिक लगा दो, आगे बढ़ो। अभी 2 बार कर लिया यार, कितनी बार करोगे और। ऑप्शन बी देखो क्या है,
द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर ऑन द z एक्सिस वेरीज एज 1/r स्क्वायर फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। ऐसे इसको समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है एट डिस्टेंस r ऑन द z एक्सिस वेरीज एज 1/r स्क्वायर। क्या 1/r स्क्वायर का वेरिएशन होता है? नहीं होता भाई, टोटल चार्ज जीरो है ना। अपने पास ऐसा डायपोल काम कर रहा है, टोटल चार्ज मेरा जीरो। अगर टोटल चार्ज मेरे पास यहाँ पर जीरो हो गया तो 1/r स्क्वायर का फैक्टर तो वहीं गायब हो जाता है। क्या आता है फिर वो 1/r क्यूब हो सकता है अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो यहाँ पर 1/r क्यूब के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, r स्क्वायर के ऊपर नहीं। तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। या फिर डायरेक्टली जो मैंने पीछे बोला था कि अगर ई आउटसाइड में निकालता हूं तो अपने पास फॉर्मूला क्या था डायपोल वाला, kp/r क्यूब 2 cos थीटा r कैप माइनस साइन थीटा, सॉरी 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ये था फॉर्मूला। तो वहां पर क्या था kp/r क्यूब था, r क्यूब, राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की बात की जाए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2r ऑन द z एक्सिस इज। तो यहां पर बात की जा रही है कि डिस्टेंस 2r के ऊपर z एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा p नॉट r डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। आओ देख लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट है ना, और मैंने कहा था कि हमारे पास अब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दिया जाएगा ऐसे, तो उसको एज अ डायपोल कंसिडर करना है, राइट। तो हमारे पास आउटसाइड का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालोगे, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो p वेक्टर अपने पास यहां पर क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, कैपिटल P वेक्टर साथ में 4/3 पाई r क्यूब। एक चीज साइड में रख ली, इसको P का सिंबल बदल लो ऐसे, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया डायपोल मोमेंट। इसके बाद cos थीटा, इसकी क्या दूसरी फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, इस वजह से ऐसे कर रहा हूं, P वेक्टर डॉट में साथ में n कैप यूज करने वाला हूं ऐसे, ठीक है, मतलब r कैप ऐसे। अब कौन से पॉइंट के ऊपर निकालनी है हमें, एट ए डिस्टेंस 2r ऑन द z एक्सिस। डिस्टेंस 2r है और z एक्सिस के ऊपर लेना है। तो अपने पास यहाँ पर जो है r कैप होगा, क्या ये z कैप डायरेक्शन दे दी गई है हमें, डिस्टेंस दे दिया गया 2r, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करा लो, निकाल लो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन कैसा फाइनल, p नॉट r डिवाइड, ठीक है। तो आप देखो करते हैं, तो k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करवा लेंगे, ठीक है। साथ में p वेक्टर की जगह पर ये पुट करवा लेंगे, कैपिटल P वेक्टर 4/3 पाई r क्यूब, इस तरह से। फिर अपने पास क्या है, डॉट r कैप है, इसके साथ यहाँ पर अभी z कैप है, डॉट r कैप, r कैप के अंदर भी z कैप है, तो z कैप डॉट z कैप कर लिया, और साथ में 2r का फैक्टर आएगा ये वाला, ठीक है। डिवाइड बाय क्या यहाँ पर r स्क्वायर है, ठीक है, क्या है r स्क्वायर है। r डिस्टेंस क्या था 2r था, जो r है स्मॉल r वो क्या है 2r के इक्वल है ना भाई, एग्री कर रहे हो। तो ये अपने पास आएगा। गाइस सॉरी माय बैड, यहाँ पर ना ये डिस्टेंस नहीं आएगा, डायरेक्शन लेनी थी ना जस्ट यहाँ पर, ये 2r नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, ठीक है, 2r नहीं होगा, जस्ट हमें यहाँ पर डायरेक्शन लेनी थी, राइट। ओके, मैंने यहाँ पर गलती से r वेक्टर लिख दिया, पोजीशन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर अभी डिवाइड में क्या आएगा, स्मॉल r आएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है 2r के इक्वल है, तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर इस तरह से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कटा, और कुछ इतना ही हो रहा था, ठीक है। एक r को काट लो गाइस, ये r स्क्वायर, इधर r क्यूब गया, ठीक है, ऊपर जस्ट अब r बच गया है। तो अपने पास बचेगा, इस वेक्टर को हटा दो यहाँ से क्योंकि डायरेक्शन के लिए मैंने अलग से z कैप लगा दिया था, तो यहाँ पे जस्ट ये p नोट बचेगा, तो p नोट साथ में r बचा है ऊपर, नीचे अपने पास 4 है और ये 3 है, तो 12 बच गया ऐसे, और एक एप्सिलॉन नोट होगा, ये रहा एप्सिलॉन नोट। तो ये p नोट r डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नोट अपने पास यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर भी एक्सप्रेशन यही है, p नोट r डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नोट। तो अपने पास जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट हो गया। आई होप कि जो ये क्वेश्चन है सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। तो जो ऑप्शन सी है मेरे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पोटेंशियल हमारे पास ये आ चुका है। अब बचा है जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक, अच्छा निकालना नहीं है, जस्ट बताना, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ डायपोल एट द ओरिजिन। बिल्कुल यार, अभी मैंने बोला कि हम आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कैसे निकालते हैं, डायपोल की वजह से, कि डायपोल हमारा ओरिजिन के ऊपर प्लेस है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। तो ए सी डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नोट करना बचा ये वाला, एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये थे गाइस तुम्हारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर आए हुए थे, ठीक है।
आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ओके, अब गाइस देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में गाइस मैं क्या करवा रहा हूं, देखो क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास क्या है, एक काफी ज्यादा बड़ा एक डायलेक्ट्रिक है। क्या है? काफी ज्यादा बड़ा एक डायलेक्ट्रिक है। ये लेट से मेरे पास यहाँ पर पूरा 3 डायमेंशन में गाइस, 3 डायमेंशन में। ओके, मेरे पास क्या है, काफी बड़ा एक डायलेक्ट्रिक है। तो ये रहा डायलेक्ट्रिक मेरे पास, ये काफी बड़ा, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकाली हमने, एक स्फीयर निकाला है, राइट। डायलेक्ट्रिक काफी बड़ा है, ये समझ सकते हो कि पूरे बोर्ड के ऊपर गिरा हुआ है, स्फीयर उसके सामने छोटा है, ठीक है। ओके, तो लेट्स से स्फीयर का रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्फीयर को बाहर निकाल लिया। तो अब जो ये कैविटी है अंदर, जो बीच में खाली स्पेस है, उसके ऊपर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की। वहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। जो हमारा डायलेक्ट्रिक है पोलराइज्ड है, ठीक है। इसके अंदर पोलराइजेशन में दे रखी है पी वेक्टर इस तरह से, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। पोलराइज्ड है हमारे पास, ठीक है, राइट। तो ये ऐसे हमारा यहाँ पर पोलराइज्ड गिवन है, और इसके अंदर से हमने क्या कर लिया है, जस्ट हमने बाहर निकाली ये वाला पोर्शन। तो हमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कैविटी के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। लीनियर इलेक्ट्रिक हो रही है, राइट। तो अब देखो गाइस इसके अंदर कैसे करेंगे। अब इसको अगेन हम वैसे मानेंगे कि हमारे पास क्या, एक तो कंप्लीट डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, मतलब बीच में से कोई खाली नहीं है, और साथ में एक नेगेटिव पोलैरिटी का यहाँ पर अंदर एक स्फेरिकल डायलेक्ट्रिक घुसा दिया हम लोगों ने। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे मान रहे हैं, मतलब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर पोलराइजेशन पी वेक्टर ऐसे ऐसे अपोजिट पोलराइजेशन का एक यहाँ पर अंदर इसके डायलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा। क्या चीज समझ पा रहे हो, राइट। तो एक अगर ये पोलराइजेशन पी यहाँ पर ऐसे है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो पी वेक्टर तो ऐसे जा रहा है, ये अपने पास यहाँ पर पी वेक्टर जा रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायलेक्ट्रिक और प्लेस करवा दूंगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैविटी की तरह ही एक्ट कर रहा होगा, सेम वैसे यार जैसे चार्ज के लिए होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर होता, ठीक है, स्फीयर होता है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज का, मतलब लेट्स से कि एक कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता है और ये बीच में कैविटी बनानी है, तो क्या करता है यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूँ, साथ में नेगेटिव चार्ज पुट करा देता, तो ऐसा कैविटी रहता हूँ। तो ऐसे अब यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ पोलराइजेशन के लिए, एक पोलराइजेशन दे रखी है। तो अब मैंने यहाँ पर अपोजिट पोलराइजेशन का यहाँ पर एक स्फीयर मान दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जीरो पोलराइजेशन जा रही होगी इस वाले रीजन में, यानी कि ऐसा कैविटी ये एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे जैसे चार्जेस के लिए क्या था, ऐसे ही पोलराइजेशन के लिए। आई होप कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी सोल्व कर लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। अप्रोच इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, शेप बदली जा सकती है, अप्रोच के ऊपर ध्यान देना। तो देखो अप्रोच क्या है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास जो पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, साथ में ससेप्टिबिलिटी होती है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास, उसको तुम यहाँ पर क्या कह सकते हो, उसको तुम कह सकते हो कि अपने पास एक क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और साथ में ससेप्टिबिलिटी ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी को तुम यहाँ पर चेंज भी करवा सकते हो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म्स में। तो क्या हो जाएगी अपने पास, एप्सिलॉन r माइनस 1 हो जाएगी, कि नहीं। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ओके। आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। तो ये अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो तुम्हारे लीनियर डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर तुम्हें उसकी पोलराइजेशन P दे रखी है तो ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमारी क्या होगी, तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी इस पोर्शन से हमने क्या किया, एक स्फीयर हमने बाहर निकाल दिया, स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक वहां से बाहर निकाल दिया, राइट। यानी कि काइंड ऑफ तुम ये भी कह सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी का वहां पर अब हमने पुट करवा दिया, अपोजिट पोलराइजेशन का, राइट। तो अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, अब तब स्फीयर को मैंने रिमूव करवा दिया, तो अब जो वहां पर ई नेट होगी वो क्या आएगी, जो मेरे पास ये वाली ई है वो, साथ में जो मेरे पास जो दूसरा पोलराइजर मैं पुट करवाने वाला हूं स्फीयर, उसका ये मेरे पास हो जाए। ठीक है, ये इसका डिफाइन कर रहा हूं, जो मैं अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट पोलराइजेशन का तब मैं वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करवाने वाला हूं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे पुट करवाने वाला हूं ना, तो यहां पर ये वाला व्हाइट मैंने इस तरफ एरोस बनाई थी ना, ये वाला है ना, तो ये वाला स्फीयर मैंने यहां पर बनाया है ऐसे। येलो वाला कौन सा है, जो अपना कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक है, उसी की वजह से है। अब यहाँ पर एक अपोजिट पोलराइजेशन का एक डाइलेक्ट्रिक और प्लेस करवाया जो कि स्फेरिकल शेप का है, उस स्फेरिकल शेप के पोलराइजर को मैंने मतलब उस डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहाँ पर अलग से डाल दिया। ठीक है, जो हमारे पास स्फेरिकल शेप का डाइलेक्ट्रिक है उसको मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया। अब इसके अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि क्या होगी, क्या पता है, हमें बिल्कुल पता है क्या होगी। देखो ये था अपने पास माइनस में जो इसका होगी पोलराइजेशन डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। गाइस इसको मैंने यहाँ पर पीएस वेक्टर डाला है ऐसे, पीएस वेक्टर। ठीक है, और जो पीएस वेक्टर है ये एक्चुअल में है क्या, जो ओरिजिनल पोलराइजेशन है उसकी जस्ट अपोजिट है, ऐसे बोला ना, अपोजिट पोलराइजेशन का डाला जाएगा ताकि नेट जीरो रहे, है ना। तो अपोजिट पोलराइजेशन का ऐसे होगा अपने पास। ठीक है, तो अब इस माइनस पी को यहां पर पुट करवा दो, तो अपने पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पी वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आ जाएगा। क्या नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ना, तो इस बार आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या हो गया, पी डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। आई होप कि इतनी चीज क्लियर होगी। अब आगे की बात की जाएगी। देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उठाओ, पी वेक्टर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर -1 आएगा, प्लस में ये वाली चीज, ये गैस ई एस है अपने पास, ये वाला, ठीक है, लिख लो इसको। यानी कि जो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस पॉइंट के ऊपर, ये वो वाली है। ओके, तो यहां पर आएगा पी वेक्टर प्लस में 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये अपने पास, तो यहाँ पर कमाल की बात क्या हुई है, यहाँ पर टर्म्स ऐड हो रही है। क्या हो रही है, टर्म्स यहाँ पर ऐड हो रही है। और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पोलराइजेशन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है इस वाले केस में। यहाँ पर माइनस था ना, उसी की वजह से यहाँ पर ऐसे प्लस बनाए वाला, तो यहाँ पर ओवरऑल प्लस सी हो रही है इधर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो चीजें कॉमन है बाहर निकाल लो और बाकी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करवा लो। तो पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अपने पास आएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर -1। तो ये अपने पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको 2 प्लस एप्सिलॉन आर बना सकते हो, 2 प्लस एप्सिलॉन। तो अपने पास यहाँ पर जो फील्ड आएगी ई नेट क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पर, पी डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, साथ में 2 एप्सिलॉन आर +1 था -1 था, 2 एप्सिलॉन आर, एक मिनट रुकना गाइस, यहाँ पर अपने कुछ गड़बड़ किया गया मैंने इधर, ये अपने पास यहाँ पर 3 आएगा इधर ये वाला। ठीक है, इसके बाद इधर जाएगा एप्सिलॉन आर -1 मल्टीप्लाई में, है ना। ओके, तो ठीक है, +2 आएगा, जस्ट एप्सिलॉन आर +2, सॉरी ऐसे एप्सिलॉन आर +2 आएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर -1 ऐसे आएगा। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन इसका बन जाएगा ई नेट का, ये वाला, राइट। आई होप कि जो यहाँ पर चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी, राइट। तो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, एप्सिलॉन आर के यहाँ पर वैल्यू को पुट करवा लोगे और सीधा सीधा यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, फिर फील्ड निकाल सकते हैं इनसाइड द कैविटी, जो मेरी कैविटी है उसके अंदर मैं यहाँ से फील्ड निकाल सकता हूँ। आई होप कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पर सारा गेम इसका, राइट। तो मैं रिपीट भी करते हैं, मैं फटाफट से देख लो दोबारा से क्या हुआ।
अपने पास पोलराइजेशन पी दे रखी थी कंप्लीट इलेक्ट्रिक, उसके अंदर से एक स्फीयर हमने रिमूव किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो कैविटी यहाँ पर बनी वहां पर मैंने अपोजिट पोलराइजेशन का एक स्फीयर पुट करवा लिया ऐसे, ठीक है। जो व्हाइट वाला पोर्शन, जो व्हाइट वाला एरो दिखाई दे रहा है वो पोलराइजेशन वेक्टर है तुम्हारा, जो मैं स्फीयर पुट करा है वो वाला, ठीक है। और येलो वाला कौन सा है, जो कि तुम्हारे डायलेक्ट्रिक के अंदर पहले से था। तो अब जो डायलेक्ट्रिक और ये व्हाइट वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो बीच में ऐसा कैविटी रह जाएगी, राइट। और इस कैविटी के अंदर मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। तो कैसे करते हैं हम, पहले भी दोनों की वजह से सम करा देना होता है वेक्टरली, वेक्टर सम यहां पर करवा देना होगा दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहले मैंने निकाला कि तब हमने स्फीयर को रिमूव नहीं किया था, यानी कि कंप्लीट डायलेक्ट्रिक के लिए मैंने यहां पर निकाली कि मेरे पास फील्ड क्या होगी, तो वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी और साथ में ई, ठीक है। लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए यही होता है ना एक्सप्रेशन पोलराइजेशन का। तो यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला, एप्सिलॉन को मैंने एप्सिलॉन r -1 पुट करवाया, यानी कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म्स मैंने यहां पर चेंज करवा लिया। इसके बाद ES हमें पता है कि क्या होता है, P डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। तो ये था वो एक्सप्रेशन, राइट। अब यहाँ पर जो P आएगा वो किसका आएगा, इस स्फीयर का आएगा ना। तो यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ द स्फीयर, और पोलराइजेशन ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, जो मेरे को ओरिजिनली गिवन डायलेक्ट्रिक था उसके अपोजिट डायरेक्शन, पहले का था अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पर PS इज इक्वल टू -P, तो PS की जगह पर पुट करा गया -P, उसकी वजह से यहाँ पर बन गया प्लस, राइट। अब इसको यहाँ पे जस्ट पुट करवाना था और फिर सिंप्लीफाई करवाया, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और नहीं किया, ठीक है। तो ये था शॉर्ट में। आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। तो ये हमारे पास यहां पर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो क्या, बस तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास अगर तुम एक पोर्शन निकाल रहे हो यहाँ से, तो तुम्हारे पास वहां पर भी काइंड ऑफ तुम्हारे पास बाउंड चार्जेस आएंगे सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी चेंज हो जाएगी। भाई तुम्हारे पास अगर बीच में एक तुम्हारे पास स्पेस बचा है, मतलब खाली स्पेस बना है, तो वहां पर तुम्हारे पास इंटरफेस आ गया ना एयर का और डायलेक्ट्रिक का। तो जहां पर भी तुम्हारे पास वो इंटरफेस आएगा वहां पर कहेंगे बाउंड चार्जेस आएंगे, ठीक है। और उन बाउंड चार्जेस की वजह से उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, वो चीज हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जो अंदर यहाँ पर बीच में कैविटी बनी इसकी वजह से, और यहाँ पर बाउंड चार्जेस आएंगे इसके सरफेस के ऊपर ऐसे, राइट। तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ चुकी है, दैट्स इट, ओके। आई होप की चीज जो है वो यहाँ पर क्लियर होगी। नाइस सर। तो भी गैस आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अभी जो नेक्स्ट चीज अभी हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम करेंगे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हम बाउंड्री कंडीशंस करने वाले हैं इंटरफेस के ऊपर अभी, ठीक है। तो और फिर करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। देखो जो मेरे पास डायलेक्ट्रिक का इंटरफेस होता है उसकी बाउंड्री के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो गाइस क्या है, यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं, फुल कोर्स के अंदर में डिराइव भी किया था इनको, अभी मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली सीधा सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 रिजल्ट है, 3 याद करने पड़ेंगे, बाकी के 3 हम उन 3 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 याद करने हैं, बाकी के 3 उनसे लिखे जाएंगे खुद से, राइट। तो आप देखो गाइस ये हमारे पास रिजल्ट क्या क्या है। तो गाइस देखो जो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास वो है कि जो मेरा ई पैरेलल होता है ना, वो मेरे पास, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ एक, ताकि समझ ही पाओ कि क्या चीज है। लेट्स से अपने पास ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहां से मेरे पास जा रही है लाइट और ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइट मेरे पास यहाँ पर ऐसे मीडियम चेंज करवा रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास होगा यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर जो इवन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तुम्हारा इस इंटरफेस के पैरेलल होगा, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जो इंटरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये लाइट जा रही थी ऐसे से इस मीडियम में, ऐसे 2 से 1 के ऊपर गई है, तो यहाँ पर जो E1 पैरेलल है वो इज इक्वल टू E2 पैरेलल होगा, यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है इंटरफेस के ऊपर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सेकंड पॉइंट है गाइस कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसका, E1 परपेंडिकुलर माइनस में E2 परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इक्वल होता है जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है। कैसे में तुम्हारे पास क्या आ गई, फ्री चार्ज डेंसिटी आ गई या फिर बाउंड चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है।
फ्री चार्ज गैस वैसे कभी दिया नहीं जाता है कि इस सरफेस के ऊपर कोई फ्री चार्ज प्रेजेंट हो, इंटरफेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इंटरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी फ्री चार्ज डेंसिटी, ऐसे यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो ज्यादातर तुम्हें ये मतलब मैक्सिमम केसेस में तुम्हें सिग्मा एफ जो है वो 0 दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर, लेकिन अगर दे रखा है कि इस इंटरफेस के ऊपर इतना चार्ज हमने पुट करवाया भी है अलग से, तो फिर उसको भी यहाँ पर काउंट करना होगा। वैसे नहीं होगा वैसे तुम्हारे 90% केसेस में, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस है कि दे भी दिया जाए, राइट। डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो ये अपने पास होगा यहाँ पर सेकंड रिलेशन, राइट, जो कि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एलिमेंट को रिलेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी तीसरा रिलेशन लिख रहा हूं। जो तीसरा रिलेशन गाइस वो क्या है, d1 परपेंडिकुलर माइनस d2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, डी में क्या खास बात थी कि हमें वहां पर बाउंड चार्ज डेंसिटी को डील नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता, बाउंड चार्ज डेंसिटी को डील नहीं करना पड़ता। तो अपने पास यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंपल सिग्मा एफ आ जाएगा इस तरह से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तीन रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन कैसे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। तीन रिलेशन है। अब मैंने कहा था तीन याद करने होंगे, इनसे बाकी के तीन लिख सकते हो। बाकी के तीन कैसे होंगे आओ समझते हैं। फोर्थ रिलेशन ये वाला देखो, इसको डी की फॉर्म में चेंज करा लो, ठीक है। d1 पैरेलल डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू d2 पैरेलल डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये अपने पास हो जाएगा। ऐसी पांचवा अपने पास क्या हो जाएगा देखो, फिफ्थ अपने पास इस वाले से आएगा। यहां पर क्या है, E1 परपेंडिकुलर E2 परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां पे इसको चेंज करवा लो, किसमें चेंज करवाओगे, d1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 माइनस में d2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा f बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आ जाएगा पांचवा, ठीक है। ऐसे जो सिक्स रिजल्ट आएगा इस, अब हम यहाँ पर उसका डिस्कशन करेंगे। सिक्स में क्या करेंगे, इस वाले को चेंज करवा लेंगे, ठीक है। तो सिक्स रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, d1 परपेंडिकुलर है ना, d1 को लिख लेंगे एप्सिलॉन 1 E1, तो एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर माइनस में एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा एफ। गाइस जस्ट इस चीज का यूज किया गया, जो ये एक्सप्रेशन था ना हमारे पास d इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, ठीक है। जस्ट इस चीज का यूज किया गया और कुछ नहीं, ओके। जस्ट उस चीज का यूज किया गया, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन E का, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोगों ने पुट करवाया है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर अपने पास एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और यहाँ पर ऐसे इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, ठीक है। तो ये अपने पास चीजें हैं ऐसे इस तरह से, क्लियर है। बस ये चीजें करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि यहाँ की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। तो गैस इन कंडीशंस के ऊपर तुम्हारे पास सीधा सीधा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीन कंडीशन याद रखना मस्ट है, 1 2 3। डेरिवेशन की बात की जाए आता कहां से है गैस, फ्लक्स लो, मतलब जो हमारे पास फ्लक्स होता है ना, गोस लो होता है, उसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब डेरिवेशन तो हम यहाँ पर कर नहीं रहे, जिसमें यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट लिखे, तो हमारे पास ये तीन रिजल्ट वहां से निकल के आएंगे, और चौथा पांचवा छठा हम यहाँ से डायरेक्टली सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर है। ये तीन याद करें ना, बाकी के तीन उनसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इन रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है क्या बोल रही है कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऑलवेज सेम होगा। ऐसे ही अगला इस वाले रिजल्ट को देखो, अगर लेट से भी तुम्हारे पास फ्री चार्ज डेंसिटी 0 भी हो जाए, क्या कभी तुम्हारा E1 परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर इसको 0 भी कर दोगे तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास सेम नहीं होंगे दोनों, राइट। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये अपने पास इंटरफेस की बात हो रही है कैसी, अगर इंटरफेस है तब की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ऊपर डाइलेक्ट्रिक अलग है, नीचे डाइलेक्ट्रिक अलग है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है।
आगे और इसको देखो थर्ड रिजल्ट को, अगर सिग्मा एफ जीरो है तो तुम्हारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी का वो तुम्हारे पास सेम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर है इफ सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहां से, तो हो जाएगा डी1 परपेंडिकुलर इक्वल टू डी2 परपेंडिकुलर, यानी कि तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जो तुम्हारे पास डी2 परपेंडिकुलर है और डी1 परपेंडिकुलर तुम्हारे पास सेम हो जाएगा अगर तुम्हारे पास सिग्मा एफ जीरो हो जाए, यानी कि फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर जीरो हो, राइट, तो अपने पास वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर एलिमेंट, ठीक है। सिर्फ परपेंडिकुलर, ओवरऑल नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाला कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पैरेलल वाला यहां से पता चल रहा है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट था ना, ये वाला क्या दिखाई दे रहा है यहां से कि पैरेलल कभी भी इक्वल नहीं होगा, लिख लो इसको भी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी कैन नेवर बी सेम। तो इनके ऊपर क्या सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे कि कौन सी चीज कॉन्टिन्यूस है कौन सा डिसकंटिन्यूस है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इवन नेट गेट के अंदर भी स्लाइड से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, जो पिछली ये दो ये वाली चीज है ना, नेट गेट के अंदर भी इससे क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना। अब इसके ऊपर देख लेते हैं कि जैम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा पहले पूछा गया इस टॉपिक से। आओ देखो, ये रखा है तुम्हारा जैम का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, अज्यूम दैट z equal to 0 plane is the interface between the two linear homogeneous dielectric. The relative permittivities are epsilon r equal to 5 for z equal to 0. तो यहां पर ऊपर दे रखा है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4, नीचे के अपने को 4 देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन z ग्रेटर देन 0 इज इवन इज इक्वल टू दिस थिंग। तो रीजन वन जो अपने पास जो z ग्रेटर देन 0 यानी कि ऊपर वाला, यानी कि जहां पर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 5 है वहां पर हमें दे रखी है ये वाली फील्ड। ऐसे ही हमें अब क्या बताना है, z लेस देन 0 के लिए, यानी कि नीचे की तरफ क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, करो ट्राई एक बार इसको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। रीजन वन में दे रखा है, मतलब ऊपर वाले में दे रखा है, नीचे वाले में निकालना है, ठीक है। ऊपर वाला रीजन वन मान लो, नीचे वाला रीजन टू मान लो, ठीक है। तेरे फिफ्थ इक्वेशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे डिसकंटिन्यूअस होगा, फिफ्थ इक्वेशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन से फिफ्थ इक्वेशन, देखो फिफ्थ इक्वेशन से देखो डिसकंटिन्यूअस तो मैंने थर्ड इक्वेशन से बोला है डी को पहली बात, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर तुम करना चाहो इससे भी कर सकते हो कि लेट से कि तुम्हारे पास यहाँ पर बाउंड चार्ज तुम्हारे पास लेट से जीरो है, ठीक है, सिग्मा एफ लेट से तुम्हारे पास जीरो है, तो तब भी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, कॉन्टिन्यूस। देखो एक्चुअली ना यहाँ पर तुम्हारे पास देखो पहली बात, तुम अगर लेट से सिग्मा एफ को तुम जीरो कर दे रहे हो तो सिग्मा भी तो नॉन जीरो होगा ना तुम्हारा, एग्री कर रहे हो। तो सिग्मा भी तुम बाउंड चार्ज तब निकालोगे ना यहाँ से, तो वो तुम्हारे नीचे वाले जो एप्सिलॉन आर है ना इनको खा जाएंगे, मतलब एक्सप्रेशन निकल के आएगा ना, तो कहीं ना कहीं इसको कैंसिल आउट हमारे हो रहे होंगे, फिर यहाँ से डी1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी2 परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सिग्मा भी तो तुम्हारा नॉन जीरो है ना। चलो ठीक है, सिग्मा एफ को तो तुमने जीरो कर दिया कि हमने कहा वहां पर कोई फ्री चार्ज नहीं डाला, लेकिन सिग्मा भी तो इंटरफेस पे अपने आप से आएगा ना, खुद से आएगा बाउंड चार्ज। भाई हमने तब किया, पीछे भी हमने एग्जांपल्स किए थे, लेट्स यहाँ पर पॉइंट चार्ज हमने पुट करवाया था, स्फीयर तो हमने ऐसे बनाया था, तो यहाँ पर बाउंड चार्ज आया था इस वाले सरफेस के ऊपर, बाहर वाले के ऊपर ही बाउंड चार्ज आया था ना, तो बाउंड चार्ज तो अपने आप से आएगा, उसको तुम नहीं रोक सकते ना, राइट। तो सिग्मा भी यहाँ पर नॉन जीरो होगा, तब कैलकुलेट करवाओगे तो ये वाली चीजें तब एलसीएम लेके तो चीजें कट रही होंगी, वो तो उस वजह से वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फिर, ठीक है, क्लियर है। तो वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे जाता है साफ साफ कि हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस है, उस वाले से नहीं दिखाई दे रहा है एकदम से, लेकिन इससे दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। तो इसमें गलत नहीं, अगर एक इक्वेशन बता रही है तो दूसरी भी बताएगी, तो सोचते हो थोड़ा सा टाइम लेके बताए, ठीक है, आएगा जरूर वहां से भी, ठीक है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब बात करते हैं, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है ना,
अब क्या बात की थी कि जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो मेरा सेम होगा। पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? आई और जे वाला है क्या पैरेलल? वही अपने पास अगर z डायरेक्शन ये दे दी है तो ये जो प्लेन अपने पास क्या ये x और y में नहीं होगा, है ना? तो y डायरेक्शन ये रही और x डायरेक्शन ये रही, है ना? तो x कैप और y कैप डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पर क्या है? इंटरफेस है ना? तो अपने पास ये एलिमेंट तो एज इट इज सीधा सीधा आएगा। तो अपने पास जो E2 आएगा वो क्या आएगा? 3i कैप माइनस में 5j कैप। बात की जाए परपेंडिकुलर की, सिग्मा एफ तो जीरो दे रखा है यहाँ पर, चार्ज की बात नहीं की ना कि सरफेस के ऊपर कोई हमने चार्ज दिया हो, नहीं दिया ना हमने, तो सिग्मा एफ जीरो है। तो अपने पास रिलेशन टू देखो, रिलेशन टू क्या कह रहा है? ये वाला रिलेशन देखो, E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा एफ प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो ये हमारे पास है, इसको मत यूज करो गाइस, इसके ऊपर आओ सीधा 6 के ऊपर देखो, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बी निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है? तो सिग्मा बी को छोड़ो, इधर आओ। तो यहाँ पर देखो, इधर आओ, एप्सिलॉन 1 है, E1 परपेंडिकुलर है, माइनस एप्सिलॉन 2 है, E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा एफ है। इसमें फायदा है कि यहाँ पर सिग्मा बी नहीं है हमारे पास, है ना? तो इस रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, E1 परपेंडिकुलर माइनस सॉरी एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? आएगा सिंपल जीरो आएगा, है कि नहीं? क्यों? सिग्मा एफ जीरो है। तो ये अपने पास यहाँ पर रिलेशन निकल के आया। तो अब यहाँ पर जस्ट क्या करवाना है? वैल्यूज को पुट करवाना है, तो करवा लो। तो E1 परपेंडिकुलर क्या है? क्या दे रखा है E1 परपेंडिकुलर? 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पर पुट किया 4। E1 क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 5 ऐसे, माइनस में E2 एप्सिलॉन 2 क्या है? 4 है, तो यहाँ पर आया 4। E2 परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है इक्वल टू 0। तो E2 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से? ये आ जाएगा 5, 4 से 4 कट जाएगा, E2 परपेंडिकुलर आ जाएगा इक्वल टू 5, है ना? तो ये अपने पास यहाँ पर आया 5। अगर ये 5 आया तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया देख लो, यहाँ पर इधर आ रहा है अपने पास +5 के कैप, तो ये मेरे पास यहाँ पर E2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3, ऑप्शन डी जो है गाइस ये हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो पैरेलल कंपोनेंट सेम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हमें निकालना पड़ेगा। तो सिक्स्थ रिलेशन यहाँ पर यूज किया और हमने यहाँ पर क्या निकाला? जो परपेंडिकुलर एलिमेंट था हमने वो निकाल लिया कि मेरे पास क्या है, ठीक है? ये हमारे पास। अब गाइस हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, पॉइंट सिग्मा बी, ठीक है? कि बाउंड चार्ज मेरा कितना है सरफेस के ऊपर, पूछा जा सकता है ना इंटरफेस के ऊपर बाउंड चार्ज कितना है। तो क्या करोगे? बड़ा सिंपल है, देखो रिलेशन टू याद करो। रिलेशन टू क्या कह रहा था? E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा एफ प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एफ तो जीरो है ना? तो अपने पास यहाँ पर E1 परपेंडिकुलर कितना है? E1 परपेंडिकुलर की वैल्यू थी अपने पास यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो सिग्मा बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुकी है सिग्मा बी की वैल्यू, एंड दैट्स इट, ठीक है? तो अगर ये निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसे निकाल लोगे फिर इसको, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन डिजाइन कर रखा उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ लो, ठीक है? तो क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकता है, बाउंड चार्ज निकालने के लिए आ सकता है, या फिर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है? या फिर सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि इस इंटरफेस के ऊपर क्या चीज कॉन्टिन्यूस है, क्या चीज डिसकंटिन्यूस है, ठीक है? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पॉसिबल है इससे सीधा सीधा, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक पूछ लो, फिर आगे मूव करते हैं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नाइस है, अगर सब कुछ सही है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखो कि भाई अगली चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, ये जो क्वेश्चन है वैसे इरिडो बुक का है और ये तुम्हारा एक बार गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो देखो इसके अंदर क्या है, और तो कोई आगे पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन रह गया इसके सेशन में, इस वाले में सारे क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, तो आओ देखो गाइस इसको डिस्कस करते हैं।
तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके आधे पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक और आधे पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं ऐसे। के ऊपर एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, नीचे एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ऊपर लेट से मेरे पास यहाँ पर नीचे मान लो K2 है, ऊपर मान लो K1 है, ठीक है। तो K1 K2 अपने पास यहाँ पर ऐसे हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक। अभी क्या करना है देखो, अभी मैं निकालना चाहता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, क्यू चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो मेरे को बताना है, ठीक है। ये पॉइंट पी मान लो, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये तुम्हारा गेट एग्जाम का क्वेश्चन है वाला, ठीक है। तो देखो गाइस इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले गाइस इसका इंटरफेस पकड़ो, ठीक है। क्या करो, इसका इंटरफेस पकड़ो। देखो इंटरफेस मेरे पास यहां पर इधर है, ठीक है। इसके नीचे K2 है, इसके ऊपर K1 है, राइट। नीचे K2 है, ऊपर K1 है, एग्री करते हो, राइट। अब इससे जस्ट इंटरफेस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट और इससे जस्ट नीचे वाला पॉइंट, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, ठीक है। तो जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया, जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। तो ये जो जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले पॉइंट है, क्या ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, एग्री करते हो, है कि नहीं भाई। अगर तुम जस्ट ऊपर जस्ट नीचे की बात करते हो, देखो ये तुम्हारे पास यहाँ पर लाइन है ऐसे, ठीक है। तुम जस्ट के जस्ट ऊपर की बात कर रहे हो ऐसे, तो क्या यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो ऐसी जाएगी इसके पैरेलल में, ऐसी जो इससे नीचे वाले पॉइंट होगा वहां पर भी तो पैरेलल ही होगी ऐसे। तुम यहाँ पर कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे। काफी क्लोज ले रहा हूँ गाइस, जस्ट अंदर जस्ट बाहर, ठीक है। तो जस्ट ये ऊपर वाले के अंदर है और ये वाला पॉइंट जस्ट नीचे वाले के अंदर है, ठीक है। तो जस्ट बिल्कुल उसके पास है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही पैरेलल होगी इसके, है ना। और एक चीज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटरफेस के पैरेलल वो क्या होती है, सेम होती है ना। तो जो ये E1 है और जो ये E2 है ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे सेम है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट ए डिस्टेंस R, फर्क नहीं पड़ता कौन से डाइलेक्ट्रिक में, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाता हूं ऐसे, इस तरह से P पॉइंट से ऐसे, तो अपने पास इस सरफेस के ऊपर जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है व्हाइट वाला, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो बना डाला है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मेरे पास कॉन्स्टेंट होगी। क्या होगी, सेम होगी हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो अब इस चीज का मैं यहाँ पर फायदा उठाऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। फिगर बना लो अच्छे से और यहाँ पर थोड़ा रीजन भी एक्सप्लेन कर लेना, नहीं तो अगर थोड़ी दिन के बाद भी पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे क्यों किया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पैरेलल वाला जो था वो हमारा सेम होता है और पॉइंट मैंने काफी ज्यादा क्लोज लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जस्ट पैरेलल कंपोनेंट था, उसका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं था, ठीक है। तो पैरेलल हमारे पास सेम होता है, उसी की वजह से मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है वो मेरे पास सेम है, यानी कि रीजन 1 और रीजन 2 के अंदर जो फील्ड है मेरे पास वो सेम है। और इसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर सेम है तो हर एक पॉइंट के ऊपर वो सेम जा रही होगी, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। अभी नोट कर लो इस वाले पॉइंट को। तो जस्ट अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, गोस लॉ लगाना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए एंड दैट्स इट, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। चले आगे, आओ देखो क्या करना है, गोस लॉ लगाना है। तो डी डॉट ds करेंगे ऐसे, ठीक है। इसके को होगा हमारा ये को होगा मेरे पास
सिग्मा एफ के जस्ट, सॉरी क्यू एफ के जस्ट, जो मेरा यहाँ पर फ्री चार्ज एंक्लोज होगा इस गॉसियन सरफेस का, जस्ट वो होगा गॉसियन सरफेस के अंदर एंक्लोज चार्ज लेना है यहाँ पर, जो कि मेरा पॉइंट चार्ज है, राइट। तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा जस्ट ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा अपने, ओके। अब यहाँ पर डी डॉट डी एस है ना, तो डी डॉट डी एस करवा लो। रीजन वन में अपने पास डी वन है, ओके। तो डी वन आएगा, साथ में उसका एरिया, एरिया कितना है उसका डी वन। गैस देखो एक चीज समझना है यहाँ पर, जो रीजन वन और रीजन टू के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा अलग अलग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम है, राइट, लेकिन जो डी होगा वो मेरा अलग अलग होगा, ठीक है। डी अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि डी के अंदर क्या था हमारे पास, डी, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, अगर जो डी होता है तुम्हारे पास कैसा होता है एप्सिलॉन, साथ में ई ऐसे आता है, एग्री कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ये ई है, क्या दोनों रीजन के लिए अलग अलग है, तो अगर ई दोनों रीजन के लिए अलग अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों रीजन में सेम है, तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा यहाँ पर अलग अलग है दोनों रीजन के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी क्या है, सेम है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर आएगा डी वन इंटू में टू पाई आर स्क्वायर। टू पाई आर स्क्वायर क्या है, तुम्हारा सरफेस एरिया है स्फीयर का इन रीजन वन, भाई टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, है ना। तो ये अपने पास ऐसे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर करो इस चीज को इस तरह से ऐसे। फिर अपने पास सेकंड वाले का आएगा डी टू 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से ऐसे, इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, साथ में अपने पास यहाँ पर डी वन है, डी वन की वैल्यू पुट कराओ, के वन इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर से देख लो सीधा सीधा। फिर अपने पास के टू आएगा, साथ में E2 आएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट भी आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है ये वाला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है ना, है ना। और एप्सिलॉन आर यहाँ पर K1 K2 दे रखे हैं, है ना। तो अपने पास एप्सिलॉन नोट K1 और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट K2, तो एप्सिलॉन नोट को मैंने बाहर निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। इस इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2 पाई, सॉरी इसको मत करो, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर जस्ट, है ना, और बाकी चीजों को वहां पर भेज दो। तो क्यू डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में K1 प्लस K2, इस तरह से अपने पास ये आ जाएगा, है ना, ओके। तो ये अपने पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और गैस मेरा एक यहाँ पर एक सजेशन है, ठीक है, सोल्व करने से पहले इसको तुम ऑप्शंस के ऊपर जरूर से देखना, मतलब ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सोल्व करने की नीड ही ना पड़े। कैसे, देखो, क्या तुम्हें एक रिजल्ट ऐसा पता है कि अगर यहाँ पर कंप्लीट एक ही डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या रिजल्ट आता, पता है क्या रिजल्ट आता, फिर अगर कंप्लीट सिंगल एक डाइलेक्ट्रिक होता, लेट्स से के डाइलेक्ट्रिक होता मेरे पास, तो आता Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। लास्ट क्लास में भी क्या था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होती अगर कंप्लीट के अंदर एक डायरेक्टर के होता, एग्री कर रहे हो। तो अभी यहाँ पर मान लो कि अब सेम है, तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K पुट करा दो, तो यहाँ पर क्या 2K बन जाएगा, है ना। तो 2K से क्या अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पर इसको वेरीफाई भी करवा लेना, ठीक है, कि अपने पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऑप्शंस के अंदर क्या पता सिर्फ एक ही ऑप्शन ये चीज सेटिस्फाई कर रहा हो, ये समझ पा रहे हो ना, क्या पता ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन ये चीज सेटिस्फाई कर रहा हो, तो यहाँ पर तुम्हें सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं भाई, फिर तो सोल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या पता कि कोई ऑप्शन दूसरे वाले सेटिस्फाई ना करो, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसमें सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सोल्व करना आना चाहिए, लेकिन बात है टाइम बचाने की, कि टाइम बचाया जा सकता है K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K पुट करा करके। और अगर एक ऑप्शन मैच करता है तो वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं फिर तुम्हें सोल्व करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास है। और एक चीज और, लेट्स से कि यहाँ पर ना ऐसे दे दिया गया होता तुम्हें, जिसको समझना है यहाँ पर, लेट्स से ये बराबर में ना होते, जैसे कि यहाँ पर तो भी हाफ हाफ पोर्शन था, लेट्स से कि इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक और बाकी के पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर जो फर्क आता है किसका फर्क आता है, एरिया का फर्क आता है, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एरिया यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर किया, इधर 2 पाई आर स्क्वायर किया, तो फिर एरिया को अगेन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मान लो भाई कि तुम्हारे पास यहाँ पर, अगर ये तुम्हारे पास ये ऐसे 4 हिस्से हैं, इस हिस्से में तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंगली पुट करवा लोगे और फिर सोल्व करवा लोगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। जो फर्क आएगा अगर यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं तो यहाँ पर फर्क आएगा, और ऐसे अगर लेट्स से चारों ही अलग डाइलेक्ट्रिक दे रखे होते, ये वाला एक अलग, ये वाला एक अलग, ये वाला एक अलग, ये वाला एक अलग, तो फर्क कहां पर आता, जस्ट डिवाइड में यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 आता, क्योंकि वहां पर हर 4 इंटीग्रल में टूटता है वाला, राइट। और फिर वहां पर तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर चारों का एरिया होता है ना। पाई आर स्क्वायर को तुम बाहर निकालते हैं 2 गायब होता, एक तो 2 गायब होता है यहाँ से, और साथ में यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 आता, तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है उस केस में।
क्योंकि 2 गायब हो जाता और यहाँ पर चारों तुम्हारे पास सम में आ जाते, ऐसा। क्लियर है? तो जैसा बोला जाए वैसे करते जाओ, आंसर्स निकालते जाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। तो गाइस फिर इस सेशन का इतना ही रख लेते हैं, 8-18 हो गया। बाकी पोटेंशियल एनर्जी रह गया हमारा और कैपेसिटर का रह गया, तो उसका डिस्कशन हमें रात वाली क्लास के अंदर कर लेंगे 10-15 PM। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं। ठीक है, और एक कैपेसिटर बचा है जहाँ से भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं पहले। ठीक है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उनको डिस्कस करेंगे, कैसे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड और साथ में जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, तो वो चीजें अभी हम कर रहे होंगे, राइट।